बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का? सभी लोग ठीक ठाक हैं? बेटा आप सभी लोगों ने टेलीग्राम सॉल्यूशन की सीरीज में पार्ट 03 के क्वेश्चंस को तैयार कर लिया होगा। और जिन बच्चों ने अभी उन क्वेश्चंस को नहीं प्रिपेयर किया है, पहले वो जाकर के पार्ट 01, पार्ट 02 और पार्ट 03 के सारे क्वेश्चंस को तैयार करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी टेलीग्राम के क्वेश्चंस हैं सबको आप नोट भी करते रहें और उनके वीडियो सोल्यूशन के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए बच्चे हैं वो लोग इस बात को जरूर ध्यान दें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर उसको फॉलो करें और उसके कंप्लीट सोल्यूशन के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको लगातार सारे सोल्यूशंस डिटेल में उसके वीडियो सोल्यूशंस आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेलीग्राम सोल्यूशन का पार्ट 04। इसमें क्वेश्चन नंबर 46 से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। और एक बात बेटा और सभी लोग याद रखें कि अगर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि कभी मुझसे बाय मिस्टेक वो बीच में छूट भी जाए, क्योंकि आप लोगों ने तो नोट्स बनाए होंगे सीरियल से मेरे पास ऐसे कोई नोट्स नहीं है। कभी कदार ऐसा होता है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है सोल्यूशन बताने में छूट जाए, तो कतई आप उसको माइंड ना करें। वो बाद में मैं सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक साथ उनके सोल्यूशन को आपको मैच करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेलीग्राम क्वेश्चन का सोल्यूशन। और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बल्ब वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं। रेडी हो गए सभी लोग? चलिए सभी लोग ध्यान से पढ़ें। जब दो बल्बों को सीरीज में जोड़ा जाता है, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो सोल्यूशन में किया है और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 03 का, पार्ट 02 का, पार्ट 01 का। तो अगर आप प्लेलिस्ट से ना सर्च करना चाहें तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसको देख लें। और अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें कि जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, जूल पर सेकंड। सभी लोग जानते हो बेटा, जूल पर सेकंड को हम लोग इस प्रकार भी लिखते हैं, जूल पर सेकंड का मतलब अपॉन में हमने लिख दिया। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन और सेकंड इज द टी, दैट मींस दिस इज द W by T। और सभी लोग जानते हो W by T फार्मूला किसका होता है? पावर का, यानी शक्ति या सामर्थ्य का। इसका मतलब ये हुआ कि जूल पर सेकंड किसकी यूनिट है? तो जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वैद्युत शक्ति, वैद्युत कार्य, वैद्युत विभवांतर, विभव प्रवणता, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पहला आंसर इसका सही होगा विद्युत शक्ति। सभी लोग लर्न कर लें, विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकंड या फिर वाट। ठीक है, टिक कर दिया जाए। चलिए वेरी गुड, करेक्ट एकदम है क्वेश्चन। आगे की ओर बढ़ते हैं। विभव मापी निम्न में से किस परिपथ की तरह कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। जो विभव मापी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, याद है बेटा सभी को? जो विभव मापी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर क्या करता था? पोटेंशियोमीटर परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के काम आता है। तो अगर हमको परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर को निकालना है तो हम लोग विभव मापी का प्रयोग करते हैं, पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। और यही कार्य किसके द्वारा होता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। तो एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि विभव मापी वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है, पोटेंशियोमीटर सेम वर्क्स एज वोल्ट मीटर। लेकिन इसमें आंसर दिए हैं अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर, शून्य प्रतिरोध का वोल्ट मीटर, अनंत प्रतिरोध का अमीटर और शून्य प्रतिरोध का अमीटर। तो कैसा वोल्ट मीटर होता है? तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा वोल्ट मीटर होता है जिसका रेजिस्टेंस RV ये इनफाइनाइट होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लें कि विभव मापी किस प्रकार कार्य करता है। विभव मापी कार्य करता है अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर के समान। ठीक है बेटा, तो सभी लोगों ने क्वेश्चन तैयार कर लिया। चलिए क्वेश्चन को टिक कर देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विभव मापी अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर के समान है। अगला क्वेश्चन, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र, क्वेश्चन नंबर 48। आप सीरियल पे कतई माइंड ना करें, अगर एक आध क्वेश्चन कभी लेफ्ट हो जाए, बीच में छूट जाए तो उसको आगे हम लोग कवर कर लेंगे। फिलहाल अभी आप ध्यान दें
किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिस्टम। द्रव्यमान केंद्र को बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसको बोलते हो द्रव्यमान केंद्र। मैंने आपको पढ़ाया भी था, जिन बच्चों को ना पढ़ा हो वो लोग ध्यान दें। सेंटर ऑफ मास वो सेंटर होता है, द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का वो केंद्र होता है जो पूरे निकाय की गति को प्रदर्शित करता है। सेंटर ऑफ मास इज दैट सेंटर ऑफ द होल सिस्टम which always represent the या gives the motion of whole system। तो ये क्या होता है? सेंटर ऑफ मास, इसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहां होता है? तो सेंटर ऑफ मास निकाय के अंदर भी होता है और सेंटर ऑफ मास निकाय के बाहर भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास की कोई आवश्यक शर्त नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा निकाय या पिंड के भरे भाग में हो। जो गुरुत्व केंद्र होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको आप भले ही कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लें, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो सॉलिड रीजन में होती है, ठोस भाग में, भरे भाग में। लेकिन सेंटर ऑफ मास के लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं होती है। तो सेंटर ऑफ मास विल बी एनीवेयर, इनसाइड और आउटसाइड। दैट मीन्स क्वेश्चन का आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। ये कहीं पर भी हो सकता है, निकाय के अंदर या फिर निकाय के बाहर। क्लियर हो गया बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर मुझे को समझ में आ गया। सेंटर ऑफ मास कहां पर हो सकता है? कहीं पर भी, एनीवेयर, निकाय के अंदर या निकाय के बाहर। पृथ्वी के परिताप परिक्रमा करते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होगा? कक्षीय वेग को आप लोग क्या बोलते हो? ऑर्बिटल सैटेलाइट। बेटा कक्षीय वेग को आप लोग क्या बोलते हो? ऑर्बिटल सैटेलाइट। याद करें, आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर परिक्रमा करता है, व्हेन एनी सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, दिस इज द अर्थ, और ये सेंटर से दूरी r होती है, ये पृथ्वी है, अर्थ, इसकी रेडियस r ही होती है और इसका द्रव्यमान m ही होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा था ये सैटेलाइट जब चक्कर लगाएगा तो इसकी जो कक्षीय चाल होगी v0, वो होती है √Gme/r, और r को ही हम लोग बोलते थे re+h, तो ये बन गया था √Gme/re+h। h को बोला जाता था सैटेलाइट की पृथ्वी के तल से ऊंचाई, हाइट ऑफ सैटेलाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और me को पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ। हाँ, अपने क्वेश्चन में आए, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास है तो h की वैल्यू re की तुलना में बहुत छोटी होगी, और ऐसी कंडीशन में ये फार्मूला बना था बेटा √Gre, और अगर √Gre को कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या आएगा बेटा आंसर? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि जो सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास चक्कर लगाएगा उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सभी को समझ में आ रहा है? सभी लोगों को सारे क्वेश्चन डिटेल में क्लियर हो रहे हैं? चलिए, जैसा हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, या सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और फिलहाल मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रक्षेप से दूसरे प्रक्षेप का मार्ग होता है, द पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। बेटा इस कंडीशन को सभी लोग याद कर लो। अगर कोई भी दो प्रोजेक्टाइल फायर किए जाएं, लॉन्च किए जाएं एक्स और वाई प्लेन में, कोई भी प्लेन हो, ये पहला प्रोजेक्टाइल है और ये दूसरा प्रोजेक्टाइल है। ठीक है बेटा, तो एक बात याद रखना कि जब हम ग्राउंड फ्रेम से प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, पृथ्वी के तल से अगर हम लोग प्रक्षेप का मार्ग देखें तो वो बेटा हमेशा क्या होता है? पैराबोलिक मींस परवलयाकार। जब ग्राउंड फ्रेम से खड़े होकर के, यहां से खड़े होकर के कोई भी व्यक्ति इस प्रक्षेप को देखेगा, इस प्रोजेक्टाइल को देखेगा, तो उसको इसका मार्ग कैसा लगेगा? जैसा कि पैराबोला मींस परवलयाकार। लेकिन अगर एक पैराबोला से दूसरे पैराबोला के मार्ग को देखा जाए, कोई ऑब्जर्वर इसी पर हो पहले वाले प्रोजेक्टाइल में और वो दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल के पाथ को देखे, तो चूंकि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक जैसा है,
दोनों का निर्देश तंत्र एक जैसा है, और जब दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक जैसा है तो इस वाले ऑब्जर्वर को, प्रेक्षक को, इस वाले बिंदु या इस पॉइंट का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, सरल रेखा दिखेगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर तैयार कर लें कि जब एक प्रक्षेप के मार्ग को दूसरे प्रोजेक्टाइल के पाथ से देखा जाता है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, अर्थात जो आपको मार्ग दिखाई देगा वो ऋजु रेखा या सरल रेखा दिखाई देगा। तो इसको अपनी आप कॉपी में नोट कर लें कि एक प्रक्षेप से दूसरे प्रक्षेप का मार्ग हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन केवल एक ही प्रोजेक्टाइल से अगर आप इसको देखोगे, मतलब ग्राउंड फ्रेम से अगर आप इसको देखोगे तो आपको इसका रास्ता क्या दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप, इसको आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रक्षेप का मार्ग परवलयाकार होता है, और ये किसने प्रूव किया था बेटा, गैलीलियो ने। ठीक है, सभी लोगों को पूरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल मन लगा करके क्वेश्चंस को तैयार करें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आ सकता है। आप ये मत सोचा करें किसी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया जाता कि इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता है ना, ऐसा नहीं होता। कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसकी पूरी संभावना होती है। इस विचार से जब आप क्वेश्चंस की तैयारी करोगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। ठीक है बेटा, अब कर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 50 हो चुका है, नोट कर लिया सभी लोगों ने? इसको नोट करने में प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करें, और जो नए बच्चे हैं इस समय वो लोग जरूर टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बार बार हर वीडियो में मैं इस बात को रिपीट इसलिए करता हूं जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और उसमें जाकर के प्ले लिस्ट में सारे सॉल्यूशंस को देखो और उसके घर पे नोट्स बनाओ, तब आप उसको तैयार करो। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51, आप लोग भी देखते रहें। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए प्रत्यवस्थान गुणांक का मान है। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट का मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मीडियम की। ठीक है, इसको बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं, कोलिजन का मतलब जानते हो ना, जब कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में बहुत अल्प समय के लिए आए तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन यानी संघट्ट। तो जब ये m1 मास की बॉडी m2 मास की बॉडी से टकराएगी, और अगर कोलिजन क्या हो, पूर्ण प्रत्यास्थ परफेक्टली इलास्टिक, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होती है, 1। और E को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यवस्थान गुणांक, या इसी को कहते हो संघट्ट गुणांक, या इसी को कहते हो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो सभी लोग इसको लर्न कर लें। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या संघट्ट गुणांक का मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 51, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों क्या है, 1। टिक कर दिया जाए। चलिए, बिल्कुल करेक्ट और ग्रीन सिग्नल आ चुका है, यानी क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 बच्चों ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, पढ़ते जरूर रहें सभी लोग। अगर आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स से पढ़ते रहें, अगर आप मोबाइल से क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आप वहां से इसको पढ़ते रहें। जब दो वस्तुएं समान ताप पर संघट्ट करती हैं तो निम्न में से वो राशि जो नहीं बदलती। जब दो वस्तुएं समान ताप पर संघट्ट करती हैं, ये भी कोलिजन का क्वेश्चन है। अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पर कोलिजन करेगी, M1 और M2 अगर दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो एक बात हमेशा आप याद रखें कि टकराने वाली वस्तुओं का जो लीनियर मोमेंटम है, अर्थात जो रेखीय संवेग है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर है वस्तुओं का रेखीय संवेग सदैव कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब संरक्षित रहता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के सही आंसर को तैयार कर लें, लीनियर मोमेंटम। अगर कोई दो वस्तुएं समान ताप पर आपस में टकराती हैं, when two bodies are collides with each other at the same temperature, the linear momentum will be conserved। क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 53 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में निम्न में से वह राशि जो समान होती है। क्या पढ़ा था बेटा आप लोगों ने,
अगर कोई भी दो कैपेसिटर आपस में पैरेलल में जोड़े जाएं, ठीक है, तो सभी लोग जानते हो ये C1 और ये C2, अगर दो संधारित्र आपस में समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। संधारित्रों के समांतर संयोजन में विभवांतर नहीं बदलता। याद आया? मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको ध्यान भी होगा, और जो बच्चे भूल गए हैं वो लोग इस बात को हमेशा याद कर लें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन अर्थात समांतर संयोजन में विभवांतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज विल बी सेम, और चार्जेस अलग अलग होते हैं। इस वाले संधारित्र में चार्ज होगा Q1 और इस वाले कैपेसिटर यानी संधारित्र में चार्ज होगा Q2। तो क्या क्वेश्चन का आंसर है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अर्थात समांतर संयोजन में, इन पैरेलल एक कॉम्बिनेशन अर्थात संधारित्रों के समांतर संयोजन में क्या हमको याद रखना है? विभवांतर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज विल बी कांस्टेंट। लेकिन जो चार्जेस होते हैं अर्थात जो आवेश होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। चार्जेस ऑलवेज विल बी डिफरेंट। सभी को बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार हो गया होगा, जल्दी से नोट कर लें। क्वेश्चन के आंसर को आप जरूर नोट कर लें। संधारित्रों के समांतर संयोजन में उसने पूछा था कौन सी राशि ऐसी है जो नियत रहती है अर्थात नहीं बदलती। तो क्वेश्चन का सही आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस। टिक कर दिया जाए, बिल्कुल सही आंसर। ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो निम्न में से क्या नियत होता है? बेटा, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो निम्न में से क्या नियत होता है? क्वेश्चन नंबर 54। आप लोग जानते हैं प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में या फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलती है। याद है सभी लोगों को? या तो गतिज ऊर्जा का रूपांतरण होता है स्थितिज में, और या तो स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण होता है गतिज में। तो वही आपका सवाल है। सवाल कह रहा है कि जब एनर्जी एक से दूसरे में बदले तो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच क्वांटिटी रिमेन सेम। कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं या राशि है जो नहीं बदलती? तो बेटा एक बात तो आप जानते हो, जब गतिज ऊर्जा स्थितिज में बदलेगी और स्थितिज ऊर्जा गतिज में बदलेगी तो कुल ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद करें ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको क्या बताती है कि किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। E इज इक्वल टू K प्लस U, दैट इज ऑलवेज विल बी कांस्टेंट। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है कुल ऊर्जा। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक व्यक्ति एक लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जाती है। लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जाती है। लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जाती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताएं व्यक्ति का भार क्या होगा। बहुत ही प्रचलित सवाल है, याद आया आप लोगों को? कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट, टॉपिक का नाम गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। अगर कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, व्हेन एनी लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी लिफ्ट में कोई व्यक्ति सवार हो और लिफ्ट ऊपर की ओर जाए ए एक्सीलरेशन से, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाए ए त्वरण से, तो ऐसी दशा में जो आभासी भार होता है जिसको बोलते हो एपरेंट वेट, इंग्लिश मीडियम वाले सारी बातों को समझ रहे हैं ना? एपरेंट वेट मतलब आभासी भार, और आभासी भार जो होता है डब्ल्यू एपरेंट, वो होता है बच्चा m इंटू जी प्लस ए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और कोई बड़ी बात नहीं कि क्वेश्चन ही पेपर में ना आए, इसलिए आप इसको जरूर तैयार करें। जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो आभासी भार का फार्मूला होता है m इंटू जी प्लस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आभासी भार है, अगर इसको W एपरेंट मैं बोलूं तो ये आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होता है। W एपरेंट इज ग्रेटर देन W रियल। इस बात को आप तैयार कर लो। लिफ्ट के ऊपर जाने पर आभासी भार सदैव वास्तविक भार से अधिक होता है, और सेकंड क्वांटिटी आप तैयार कर ले कि लिफ्ट के नीचे जाने पर आभासी भार वास्तविक भार से कम होता है। तो यहां पर उसने क्या बोला है कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वास्तविक भार से ज्यादा होगा। ठीक है बेटा,
तो अगर कोई व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो उसका भार क्या बना, 50 किलोग्राम भार। और अगर वो ऐसी लिफ्ट में है जो लिफ्ट कहां जाए, ऊपर की ओर, तो उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा। आंसर है 50 किलोग्राम भार से ज्यादा होगा। वास्तविकता में ऐसा नहीं हो जाएगा कि व्यक्ति 50 किलोग्राम भार का लिफ्ट के अंदर घुसेड़ो कि तो जाओ बच्चा, ठीक है, और उसके बाद वो बाहर निकल के आए ताकतवर बन के 100 किलोग्राम भार का, है ना, ऐसा नहीं है। आभासी नाम ही है बेटा, एपरेंट वेट माने आभासी। बड़े वाले बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर ऐसा होता है क्या, तो हम लिफ्ट के अंदर चले जाएं क्योंकि हम पापड़ ऐसे हैं। हमने कहा नहीं बेटा, तुम पापड़ ऐसे हो, दुबले हो, पतले हो, लेकिन लिफ्ट के अंदर जाकर के ये मत सोचना कि वहां से तुम शक्तिमान बन के बाहर आओगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स का जो न्यूटन से रिलेट है, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा वास्तविक भार से अधिक, मोर देन ओरिजिनल वेट। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया। जड़त्व का नियम माने लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 55 ये बता दिया जाए क्या, सभी लोग जानते हो लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया इसका सिद्धांत दिया था बेटा गैलीलियो ने। किसने, गैलीलियो ने। मैंने आपको कई बार बताया भी है, और जो बच्चे इस बात को ना पढ़ पाए हो अपनी कॉपी में अभी नोट कर लें कि जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया, गैलीलियो ने, जो भी है न्यूटन का पहला नियम। और आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से आंसर को नोट कर लें। कर लिया बेटा, नोट कर लिया सभी लोगों ने। तो आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित होता है इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। फिर कोलिजन का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 56, इलास्टिक कोलिजन की सबसे बड़ी पहचान क्या थी, कि जो प्रत्यास्थ संघट्ट होगा, जो प्रत्यास्थ संघट्ट होगा, नंबर 1, इसमें टकराने वाली वस्तुओं का रेखीय संवेग अर्थात लीनियर मोमेंटम संरक्षित होता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम ऑलवेज विल बी कंजर्व। और जो दूसरी पहचान है वो क्या है, टकराने वाले वस्तुओं की काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो इलास्टिक कोलिजन की सबसे बड़ी पहचान क्या है, इलास्टिक कोलिजन अर्थात प्रत्यास्थ संघट्ट में कोलिजन करने वाली बॉडीज का लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कंजर्व होगी। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ विल बी कंजर्व। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, जब शीशे की किसी छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 57 याद आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। अगर कोई ग्लास रॉड है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सभी लोग तैयार करें, और इसको सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा जाए तो सभी लोग जानते हो ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है बेटा। कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में जाएंगे, इससे कांच की छड़ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और सिल्क पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। बस अब क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। उसने आपसे कहा था ऋण आवेश कहां उत्पन्न होगा, तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा सिल्क पर। ऋण आवेश बेटा कहां उत्पन्न होगा, सिल्क पर। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, ग्रीन सिग्नल आ गया है, ऊपर से फूलों की बरसात हो चुकी, यानी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठोस गोला जिसका मास m और रेडियस r है, गोले के व्यास के परिता मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, आपके पास कोई भी एक ठोस गोला है, एक सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस है r, इसका मास है कैपिटल M, और कह रहा है व्यास के अनुदिश अलोंग द डायमीटर। ये देखो, ये मैंने एक एक्सिस बना दी, ये भी जो डायमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है व्यास के अनुदिश इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो व्यास के अनुदिश मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = 2/5 mr²। सॉलिड स्फीयर के लिए, ठोस गोले के लिए 2/5 mr² और खोखले गोले के लिए 2/3 mr², 2/3 mr²। सभी को तैयार हो गया।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर ले जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 बच्चों क्या कह रहा है, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 59 बच्चों क्या कह रहा है, घर्षण गुणांक का मात्रक, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए देखिए, फोर्स का फार्मूला होता था F इज इक्वल टू म्यू आर, और म्यू को आप बोलते थे घर्षण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आप यहां से म्यू का फार्मूला निकालोगे तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। एफ क्या है बेटा, फोर्स, इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन, और आर क्या है नॉर्मल रिएक्शन, ये भी न्यूटन में हो सकता है। कैंसिल 1, दैट मींस ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सभी लोग याद कर लें, म्यू विमाहीन राशि है और मात्रकहीन राशि है। म्यू इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। नोट कर लें जल्दी से, म्यू इज द डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। म्यू का ना तो कोई मात्रक है और ना ही म्यू की कोई विमा है। क्लियर हो गया बच्चों? क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ बोले, नो एनी यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ा जाए। प्लांक नीतांक की विमा समान होती है, याद आया, मैंने क्लास में कई बार क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन नंबर 60, सिंपल लग रहा होगा ना आपको। प्लांक नीतांक होता है x इज इक्वल टू ई बाई न्यू। ई होता है बच्चा ml2t-2 और न्यू होता है t-1। टोटल इसका डायमेंशन क्या आ गया है ml2t-1, और यही डायमेंशन फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम अर्थात कोणीय संवेग का। तो आप लर्न कर लें, प्लांक नीतांक और कोणीय संवेग की विमा क्या होती है, एक समान। ठीक है, प्लांक नीतांक और कोणीय संवेग की विमा क्या होती है, एक समान। तो यहां तक सभी क्वेश्चन, सारे सभी क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन नंबर 60 तक के सारे सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा। आप लोग इनको तैयार जरूर करें, और जो नए बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं कि क्वेश्चन कहां पर है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, टेलीग्राम क्वेश्चंस, टेलीग्राम ग्रुप के क्वेश्चन हैं, या तो आप टेलीग्राम में सर्च कर लें कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर, और या तो एक काम करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है, आप लोग उस लिंक को क्या करें, फॉलो करें। ठीक है बेटा, सभी को बात समझ में आ गई है। ये क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे, मैंने आपका आंसर दे दिया। आप टेलीग्राम में सर्च करें कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगातार उसमें क्वेश्चन अब भी अपडेट किए जा रहे हैं जो पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इनके क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कतई भी लापरवाही ये मत करो कि ये क्वेश्चन मुझको आता है तो ओवर कॉन्फिडेंट में आप उसको छोड़ दें ना। आप हर क्वेश्चन के सोल्यूशन को कॉपी में जरूर लिखें, ताकि एग्जाम से पहले बस आप उसको फटाफट रिवाइज करके पेपर देने जाएं और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना। ठीक है बेटा, एनडीए एग्जाम आपका लगा हुआ है बहुत ही पास में, उसकी तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। आगे एयरफोर्स का एग्जाम, नेवी के एग्जाम भी हैं आपके, आप लोग उसको भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है जो मैंने आपको बताया कि आप इस प्रकार क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार करें। ठीक है बेटा, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको सारे क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन भी समझ में आया हो तो भी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त करें। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 05 लेकर हम लोग जल्दी आएंगे। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार करें, अपना ख्याल रखें, मन लगाकर के मेहनत करें, ताकि आप एग्जाम में सिलेक्ट हों और अपने घर वालों का नाम और समाज का नाम रोशन कर सकें। जय हिंद, जय भारत।